नमस्कार दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बेंगलुरु अपनी 500 इयर्स की हिस्ट्री में वर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। अभी तो गर्मी आया भी नहीं है, तो अभी ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बेंगलुरु के चीफ मिनिस्टर ये खुद बताते हैं कि बेंगलुरु को हर दिन 500 मिलियन लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सिटी के टोटल डेली डिमांड का 5वां हिस्सा है। बेंगलुरु का कंडीशन अभी कुछ ऐसा है जिसने इस बात को सच साबित कर दिया है कि तीसरा वर्ल्ड वार शायद पानी के लिए होगा। हमारी प्रकृति के पास इतना है कि वो हम सबकी जरूरतों को पूरी कर सके, लेकिन हमारी प्रकृति के पास इतना नहीं है कि वो हम सबके लालच को पूरा कर पाए। महात्मा गांधी का ये कोट पूरी तरह से सुटेबल है बेंगलुरु के कंडीशन के लिए। बेंगलुरु का पानी खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम इतना ज्यादा सीरियस है कि लोग बेंगलुरु छोड़ कर जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो कि 100 फीट में भी मिल जाता था, अब 1800 फीट में भी नहीं मिल रहा है। ये बस बेंगलुरु के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। अगर इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया गया तो पूरे देश का फ्यूचर डार्क में आ जाएगा। बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, स्टार्टअप और आईटी हब है। 2024 में ही न्यूज सुनने को मिला बेंगलुरु फास्ट रनिंग आउट ऑफ वाटर। प्रॉब्लम ये है कि बेंगलुरु का वाटर सप्लाई काफी ब्रोकन है। बेंगलुरु का 70% वाटर नीड कावेरी नदी से फुलफिल्ड होता है और बाकी के वाटर नीड ग्राउंड वाटर को पंप करके फुलफिल किया जाता है। समस्या ये हो रही है कि ग्राउंड वाटर से पानी निकाला तो जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में पानी वापस नहीं डाला जा रहा है। बेंगलुरु के इस ग्राफ को देखिए, ये इसके प्रेजेंट कंडीशन को बयां करता है। बेंगलुरु का अर्बनाइजेशन यानी कि यहाँ बिल्डिंग का बनना, रोड का बनना, कॉम्प्लेक्स का बनना 1000% से भी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इसके ऑपोजिट वाटर बॉडीज ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस हुई है। दोस्तों, एक बात जो कि सुनने में बहुत कड़वी है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस हो रहा है ना, वो एक कम्प्लीटली मैन-मेड डिजास्टर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेंगलुरु के पूरे अर्बनाइजेशन के लिए एक पूरा मास्टर प्लान बनाया गया। नए बिल्डिंग्स बने, आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आईटी पार्क्स बने, पर बेंगलुरु में लैंड्स तो लिमिटेड है ना। फिर ये सब हुआ कैसे? जाहिर सी बात है, वाटर बॉडीज को डिस्टर्ब करके और पेड़ों की कटाई करके। जब एक एरिया डेवलप होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो वाटर नीड्स भी बढ़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में प्लानिंग नहीं होती। वाटर के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। ये सोचा ही नहीं जाता कि जब बिल्डिंग बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ के रेसिडेंट्स को पानी मिलेगी कहाँ से। बेंगलुरु का 70% वाटर जो कि कावेरी नदी से आता है, वो बहुत ज्यादा मानसून पर निर्भर होता है। अगर मानसून अच्छी हुई तो रिवर में पानी होगी, लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं हुई फिर ड्रॉट या फिर सूखा का कंडीशन होता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेंगलुरु और इसकी निवासियों पर होता है। बेंगलुरु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज को इनक्रॉच किया गया है। जो भी झीलें हैं उनमें मिट्टी भरकर उन्हें प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए या फिर पैसे कमाने के पर्पज से यूज किया गया है, और इन सब की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल काफी तेजी से नीचे गया है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस तो होती ही है और एक्सेस मानसून के टाइम पर फ्लडिंग का भी सामना करना पड़ता है। बेंगलुरु का ऑलमोस्ट 90% लैक्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ का वाटर डिमांड ऑन एन एवरेज 2100 मिलियन लीटर पर डे है, बट यहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है 1450 मिलियन लीटर पर डे। यानी बेंगलुरु को हर दिन अराउंड 700 मिलियन लीटर वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। बेंगलुरु में इनिशियली 1000 लेक्स थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अब 200 लेक्स भी नहीं बचे हुए हैं। अगर आप अभी बेंगलुरु का लेक मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्रॉस मार्क्स हैं, ये लेक्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये जो ट्रायंगुलर लेक्स हैं, ये सारे पॉल्यूटेड हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से बेंगलुरु अपने 90% ग्रीन कवर को लॉस्ट कर चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रीन कवर का वाटर लेवल से क्या लेना देना, दोस्तों, ग्रीन कवर वाटर को रिटेन करके रखता है, वाटर को परकुलेट करता है। लास्ट के 15 इयर्स में बेंगलुरु का अर्बनाइजेशन पेस 11 टाइम्स रहा है। 2018 में नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला, जिसमें उन्होंने वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी और वाटर स्कार्सिटी पर एक वाटर इंडेक्स बनाया। इसके फर्स्ट पेज में ही ये बताया गया है कि करीब 600 मिलियन में 60 करोड़ इंडियंस ऐसी जगह पर रहते हैं जहां उन्हें पानी के लिए काफी किल्लत रहती है, और हर साल करीब 2 लाख लोग बस इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पानी की स्कार्सिटी की वजह से हमें हर साल 6% जीडीपी का नुकसान होता है, जो कि एक ह्यूज डेटा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा,
वाटर की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे अपार्टमेंट बनते जाएंगे, लोगों के पानी कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती जाएगी और इन सब के लिए इंडिया के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। नीति आयोग ने कंपोजिट रिपोर्ट में ये ग्राफ बनाया है। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। जिन राज्यों से गंगा नदी गुजरती है उन राज्यों ने सबसे कम वाटर मैनेजमेंट और प्रिपरेशन किया है। वाटर स्कार्सिटी का बहुत लेवल पर इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना पानी के एग्रीकल्चर या खेती की ही नहीं जा सकती। कई सारे लोग मजबूरी में गंदे पानी पीते हैं जिससे हेल्थ प्रॉब्लम होता है एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है। जो लोग वाटर टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात छोड़िए, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं, कहां से मिलेगा उन्हें पीने लायक पानी? कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग? जरूरी है इन सारे पॉइंट्स पर बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचना। भारत आज भी मेजरली थर्मल पावर से चलता है और थर्मल प्लांट्स ही भी वाटर कंज्यूमर है। अगर वाटर का शॉर्टेज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पर भी इसका इम्पैक्ट होगा। हम अपने पोटेंशियल से भी कम पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे। मुझे लगता है अभी सही समय है। अगर अभी हम सही स्टेप नहीं लिए तो हमारी पूरी कंट्री को फ्यूचर वाटर क्राइसिस से कोई नहीं बचा सकता। फ्यूचर वाटर क्राइसिस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हर सिटीजन पर होने वाला है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जैसे जैसे भारत अर्बनाइज होगा, जरूरी है इसके वाटर नीड के बारे में भी सोचने की। दोस्तों, भारत में दुनिया का 16% पॉपुलेशन है और पानी सिर्फ 4% है। मतलब साफ है कि हर बूंद को बचाना होगा। अगर अभी अलर्ट नहीं हुए तो फ्यूचर काफी डिजास्टर्स होने वाला है। येल यूनिवर्सिटी ने अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर इंडेक्स 2022 में इंडिया को 141 रैंक दिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। इसके अकॉर्डिंग भारत का 70% वाटर पॉल्यूटेड है। डेटा बताते हैं कि 2030 तक वाटर डिमांड एग्जिस्टिंग वाटर का 2 गुना हो जाएगा। कहां से आएंगे इतने पानी? इन सारी बातों से क्लियर है कि हमें अलर्ट होना ही होगा अगर अपने आप को डेंजरस वाटर क्राइसिस से बचाना है तो। दोस्तों, अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पर जिसे आप पर्सनली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए ये जरूरी है कि हम इंडिविजुअली वाटर के कंजम्पशन को रिड्यूस करें। ये तो हम सब जानते हैं कि वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। रीयूज को समझने के लिए हमें समझना होगा कि पानी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर वो है जिसे आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ब्लैक वाटर वो है जिसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, जैसे टॉयलेट का पानी। चलिए सीखते हैं कि ग्रे वाटर को कैसे यूज करना है। बात करते हैं एसी के ग्रे वाटर की। आपके कमरे में लगा एसी आपके कमरे की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है, कंडेंस करता है और आउटलेट में पानी निकलता रहता है। आपने देखा होगा ना, आपके एसी के पीछे पाइप लगी रहती है, उससे धीरे धीरे पानी बहता रहता है। ये जो पानी है ह्यूमिडिटी से बनता है, जो काफी साफ होता है। और गंदा भी क्यों होगा? आखिर आपके कमरे की ह्यूमिडिटी ही तो यूज हो रही है इस पानी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप एसी के आउटलेट पर एक बाल्टी रखकर इस पानी को कलेक्ट करेंगे तो गर्मी के दिनों में 5 से 10 लीटर तक पानी कलेक्ट हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक दिन में, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी ह्यूमिडिटी आपकी हवा में है। ये पानी न सिर्फ साफ है बल्कि ठंडा भी है। आप इसे नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं। पर हाँ, आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना है कि ये पानी इतना भी क्लीन नहीं है कि इसे पीने के लिए यूज किया जाए, लेकिन आप बाकी कामों के लिए इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। बात करते हैं आरओ की। आरओ फिल्टर अराउंड 75% ऑफ वाटर वेस्ट कर देता है पानी को फिल्टर करते समय। अब आप ये सोचेंगे कि ये पानी को फिल्टर कर रहा है मतलब आरओ से पानी निकल रहा है वो गंदा पानी हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। ज्यादातर जो पानी निकलता है वो सॉल्टी होता है और आप उस पानी को पी तो नहीं सकते, नहा भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप उसे यूज कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में या फिर टॉयलेट में और या फिर गार्डन में। तीसरा ग्रे वाटर के बारे में बात करें तो वो है वॉशिंग मशीन का पानी। वॉशिंग मशीन के पानी को आप टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। चौथा, अगर ग्रे वाटर की बात करें तो आप जिस पानी से नहाते हैं और जो पानी आप वॉश बेसिन में यूज करते हैं उसे आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। इस पानी को कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप वॉश बेसिन के नीचे जा रही पाइप को डाइवर्ट कर दें तो हम काफी सारा पानी बचा लेंगे। और अगर आप वॉश बेसिन या फिर नहाने के पानी को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बड़े से टब में नहाइए और इससे जो पानी कलेक्ट होता है आप उसे गार्डन में या फिर टॉयलेट में यूज कर लीजिए। दोस्तों, टॉयलेट का पानी छोड़कर ऐसा कोई पानी नहीं जिसे दोबारा यूज न किया जा सके, पर इन सारे पानी को गंदे पानी से मिक्स कर दिया जाता है और वो सारा पानी अल्टीमेटली नाले में चला जाता है। अगर हम इन्हें यूज करना शुरू कर दें तो हम काफी सारा पानी बचा पाएंगे और वाटर कंजम्पशन की डिमांड को काफी हद तक कम कर पाएंगे।
अगर आप ये फील करते हैं कि आप वाकई में एक ऑनेस्ट सिटीजन हैं इस देश के और इस देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक स्टेप ऊपर जाकर पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपके घर में जगह नहीं तो जितना हो सके गमले रखें ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके, और अगर आपके आसपास जगह है तो आप पेड़ लगा दीजिए, जिससे वाटर के लेवल को ऊपर लाने में मदद मिलेगी। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि हम इंडिविजुअली ले सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी गवर्नमेंट की या फिर किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कि वाटर स्कार्सिटी से बचने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेंगलुरु में 2001 से ही ये लॉ बना हुआ है कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी होगा। लेकिन इस रूल को आज तक ऑन ग्राउंड नहीं किया गया है, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छे से इस रूल को इम्प्लीमेंट करे ताकि वाटर स्कार्सिटी की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा जाए तो बहुत जरूरी है ताकि बारिश के पानी को बचाया जा सके, जिसका यूज हम तब कर सकते हैं जब पानी की क्राइसिस है, और साथ ही ये बिल्डिंग के बोरवेल को भी रिचार्ज करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फ्लडिंग या फिर बाढ़ को रोकते हैं, क्योंकि इनसे पानी सीधा ग्राउंड में चला जाता है। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ड्रॉट्स और फ्लड्स दोनों सिचुएशन में फायदा ही फायदा है। सरकार दूसरा स्टेप ये ले सकती है कि वो गंदा पानी को ट्रीट करे और फिर उसे यूज करे लोगों को पिलाने के लिए, या फिर जो लैक्स हैं, जो वाटर बॉडी से जो सूख चुकी है, उन्हें फिर से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट थर्ड स्टेप में क्लाउड सीडिंग का भी सहारा ले सकती है। इससे बादलों में केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंडेंसेशन होता है वो हाई टेम्परेचर पर हो सके, ज्यादा जल्दी हो सके, और जिससे बारिश होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। रिसर्च बताते हैं कि सिर्फ 10% चांसेस बढ़ सकते हैं बारिश आने की, या फिर 10% चांसेस बढ़ सकते हैं बारिश ज्यादा आने की, और ये भी हो सकता है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पर कोई भी इफेक्ट ना आए। तो ये कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आजकल डिसैलिनेशन की भी बात की जा रही है, जिससे समुद्र का पानी को ट्रीट करके पीने लायक बनाया जा सके, पर ये काफी बड़ा प्रोसेस है। आपको ये वाटर क्राइसिस से जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम अपने कंट्री को फ्यूचर वाटर क्राइसिस से बचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।